हेलो। तो आज हम शुरू करने वाले हैं रिवीजन ऑफ कैपिटल गेन्स फॉर द सीए इंटर। सबसे पहले कैपिटल गेन का हम एक बैकग्राउंड ले लेते हैं। कैपिटल गेन के बेसिक्स के बारे में समझ लेते हैं। कैपिटल गेन क्या है? कैपिटल आपकी जो इनकम निकलती है, जो टैक्स कैलकुलेट होता है, जो टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट होती है, वो किस पे कैलकुलेट होती है? टोटल इनकम पे। टोटल इनकम कैसे निकलती है? जब आप ऐड करते हो 5 हेड्स की इनकम को। पहला सैलरी हेड की इनकम को, पीजीवीपी की इनकम को, अदर सोर्स की इनकम को और हाउस प्रॉपर्टी प्लस कैपिटल गेन। तो ये टोटल इनकम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इन सारे हेड्स में इनकम निकालते हैं अपनी और उस इनकम को ऐड कर देते हैं, तो हमारी टोटल इनकम आती है। फिर उस टोटल इनकम के ऊपर हम टैक्स कंप्यूट करते हैं, जिससे हमारा टैक्स लायबिलिटी आ जाती है। तो सैलरी का अलग से चैप्टर है एक, पीजीवीपी का अलग से चैप्टर है एक, और ऐसे ही अदर सोर्स का अलग चैप्टर है, हाउस प्रॉपर्टी का अलग चैप्टर है, और कैपिटल गेन्स का ये चैप्टर है यूनिट नंबर 4 आईसीआई की बुक का। इसको पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले कैपिटल गेन होता क्या है? कैपिटल गेन का मतलब है, सैलरी का मतलब क्या है? कैपिटल गेन का मतलब समझने से पहले हम बाकी हेड्स की मतलब समझते हैं। तो सैलरी का मतलब क्या है? एक पर्सन कहीं पे जाके, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके जॉब करता है 9 to 5, 9 to 6 या 9 to 9, प्राइवेट में 9 to 9 जॉब करता है, और उसके बदले में उसको महीने के एंड में कुछ एक फिक्स अमाउंट मिलता है। मान लो 2 लाख रुपए उसको महीने के एंड में सैलरी मिलती है। तो ऐसा वो साल भर ऐसे ही काम करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको जो वहाँ से जो इनकम हो रही है वो सैलरी के बेस पे, जहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप है, वहाँ से जो इनकम आ रही है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। और कोई पर्सन है, मान लो अब एक दूसरा पर्सन है, वो क्या करता है? वो जॉब नहीं करता और वो अपना बिजनेस कर रखा है। उसने सपोज करो उसकी एक दुकान है जहाँ पर वो सेल करता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। तो यहाँ से जो उसको इनकम आ रही है वो किस हेड में टैक्सेबल होगी? यहाँ से जो इनकम आ रही है उसको कैसे कंप्यूट करना है और किस हेड में टैक्सेबल होगी, वो पीजीबीपी चैप्टर में हम पढ़ते हैं। इसके अलावा अब एक दूसरा पर्सन है जिसने जो ना तो जॉब करता है ना ही उसका कोई बिजनेस है, पर उसके पास काफ़ी सारी हाउस प्रॉपर्टीज़ हैं, लैंड है, हाउस प्रॉपर्टीज़ और लैंड्स है, ठीक है, जिससे वो किराया कमाता है, किराए की इनकम कमाता है, ठीक है। जिससे उसको सपोज करो 1,20,000 रुपये पर मंथ रेंट आता है। तो ये इनकम किस हेड में टैक्सेबल होगी? हाउस प्रॉपर्टी हेड में। और इसको हम कंप्यूट करना भी हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में सीखते हैं, कैसे इनकम निकाली जाती है। उसके बाद अब एक और पर्सन है जो सपोज करो एक घर है उसके पास कई सारे घर हैं, जिसमें से वो एक घर क्या करता है? सेल कर देता है। 80 लाख में एक घर सेल कर देता है, जो उसने 10 साल पहले 10 ईयर बैक क्या खरीदा था? 20 लाख में खरीदा था। कब उसको यहाँ पे कितने का फ़ायदा हुआ? उसने कितना प्रॉफिट कमा लिया? 60 लाख का प्रॉफिट कमा लिया, मतलब इनकम कमा ली। तो अब ये जो 60 लाख की इनकम है वो कहाँ पे टैक्सेबल होगी? कैपिटल गेन्स में, ठीक है। तो कैपिटल गेन्स का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी इनकम जो आपको कहाँ से आती है? किसी भी कैपिटल असेट को ट्रांसफ़र करने से आती है, ठीक है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एनी इनकम, चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है? एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट shall be
चार्जेबल टू टैक्स अंडर दी हेड कैपिटल गेन्स। ठीक है, ये चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन इस चैप्टर का चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है, कोई भी गेन और ऐसा प्रॉफिट, कोई भी गेन होता है या आपको कोई भी प्रॉफिट होता है जो कहाँ से होता है, आपको ट्रांसफ़र करने से, किसको ट्रांसफ़र करने से, कैपिटल असेट की ट्रांसफ़र करने से होता है, वो कैपिटल गेन्स हेड में टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, कैपिटल असेट क्या है, सबसे पहला कैपिटल असेट क्या है, दूसरा ट्रांसफ़र किसको बोलेंगे। ठीक है, ट्रांसफ़र क्या है और कैपिटल असेट क्या है। तो सबसे पहले कैपिटल असेट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कैपिटल असेट का मतलब है कोई भी ऐसी असेट्स, चाहे तो वो इमूवेबल हो, कोई भी ऐसी असेट या तो वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, या ठीक है, टेंजिबल असेट हो या इंटेंजिबल असेट्स हो, मूवेबल हो असेट हो या इमूवेबल असेट्स हो, चाहे तो वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ हो रही हो या फिर पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ हो रहे हो, पर्सनल असेट्स हो, ये सारी जो भी एसएससी ने हेल्ड करी है। ठीक है, कैपिटल असेट्स का मतलब हमने देखा, कैपिटल असेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड इंक्लूडिंग मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल असेट्स। ठीक है, हेल्ड बाय एसएससी वेदर फॉर द यूज ऑफ बिजनेस एंड फॉर द पर्सनल यूज। लेकिन कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन में कुछ एक्सेप्शंस है कि कुछ चीज़ों को कैपिटल असेट्स नहीं माना जाएगा, जिस पे मतलब कैपिटल गेन नहीं आने वाला। सबसे पहला तो है कोई भी स्टॉक इन ट्रेड है। स्टॉक इन ट्रेड क्या है, कभी भी उसको हम कैपिटल असेट नहीं मानेंगे, क्योंकि वो क्या है, एक बिजनेस में यूज़ होने वाला इन्वेंट्री है, जिस पर टैक्स कब आएगा, जब हम उसको सेल कर देंगे, तो उसमें उस पर जो टैक्स बनेगा वो पीजीपी हेड में टैक्सेबल होगा। दूसरा, रूरल एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के जो रूरल एरिया में कोई लैंड, एग्रीकल्चर लैंड है, खेती करने वाली ज़मीन है, उसको भी कैपिटल असेट नहीं माना जाएगा। मतलब उसको भी आप जब ट्रांसफ़र करोगे तो उस पर भी कोई कैपिटल गेन नहीं लगाया जाएगा। तीसरा क्या है आपकी, हाँ, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स को भी हम कैपिटल असेट नहीं मानेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट आती है फोर्थ, पर्सनल मूवेबल असेट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके वेयरिंग क्लोथ्स, फर्नीचर, आपके घर में जो फर्नीचर, कुर्सी है, मेज है, ठीक है, इन सबको भी आप ट्रांसफ़र करते हो। आप आपने अपने कपड़े बेच दिए, आज किसी को बेच दिए, तो क्या उस पर कैपिटल गेन आएगा? नहीं। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, कौन? पर्सनल मूवेबल असेट्स कभी भी आपके क्या नहीं बनेंगे, कैपिटल असेट नहीं माने जाएंगे। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, जिसको पर्सनल होते हुए भी वो उस पर कैपिटल गेन आएगा। सबसे पहला है ज्वेलरी, ड्राइंग्स। तीसरा है पेंटिंग, स्कल्पचर्स। पांचवा है एनी वर्क ऑफ आर्ट। आपके पास 2 किलो सोना पड़ा है, 2 kg सोना पड़ा है, वो आपने सेल कर दिया, लेकिन आप तो बोलोगे ये तो मेरे पर्सनल था, पर्सनल मूवेबल असेट्स है, लेकिन तब भी इस पर कैपिटल गेन आएगा। इसको सेल करने पे आप जब भी मान लो आपने 2 किलो सोना 50 लाख का बेच दिया, तो इस पे जो आपको कैपिटल गेन आएगा। उसके बाद आपने कोई ड्राइंग्स बनाई, आप ड्राइंग के शौकीन और आपने ड्राइंग बनाई, और उस ड्राइंग की आपने
20 लाख में वो ड्राइंग सेल कर दी, तो इस पे जो कैपिटल, इस पे भी कैपिटल, ये भी कैपिटल असेट्स है, इस पे कैपिटल गेन आएगा। उसके बाद पेंटिंग, सेम ड्राइंग या पेंटिंग और कोई भी ऐसा वर्क जो आर्ट से रिलेटेड है उसको आप सेल करते हो, वे चाहे वो पर्सनल क्यों ना हो, तब भी उसको कैपिटल असेट्स माना जाएगा और उसको सेल करने पे आपका कैपिटल असेट्स आएगा। ठीक है, तो हमने देख लिया है ये सारी चीज़ें कैपिटल असेट्स है। अब मैं इसको आपको बुक की रीडिंग देता हूँ। बुक में कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं हम कैसे। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है, डेफिनेशन, हाँ, डेफिनेशन सेक्शन 214 में कैपिटल असेट्स को डिफाइन किया गया है। कैपिटल असेट्स का मतलब है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो एसएससी ने हेल्ड की हुई है, चाहे तो उसके बिजनेस से कनेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, फिर हमने इसमें क्या पढ़ा था कि हाउ एवर इट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी। स्टॉक इन ट्रेड, मैंने बताया था आपको स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल असेट नहीं माना जाएगा क्योंकि वो एक बिजनेस का असेट है, जब वो सेल होगा तो उस पर पीजीपी हेड में टैक्स आएगा। ठीक है, उसके बाद पर्सनल इफेक्ट की जो चीज़ें यानी पर्सनल मूवेबल असेट्स हैं, पर्सनल इफेक्ट से मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग वियर अप्रेल्स फर्नीचर्स हेल्ड फॉर द पर्सनल यूज बाय एसएससी और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली डिपेंडेंट ऑन हिम। ठीक है, पर्सनल इफेक्ट की जो चीज़ें हैं उन पे भी कैपिटल गेन नहीं आएगा, लेकिन इसके अंदर एक्सक्लूजन है। मतलब पर्सनल इफेक्ट की जो चीज़ें हैं जैसे कपड़े हो गए, फर्नीचर हो गए, उसको हम कैपिटल असेट नहीं मानेंगे, लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है जिनको हम पर्सनल होते हुए भी कैपिटल असेट मान लेंगे। मतलब उनको ट्रांसफ़र करने पे क्या होगा, कैपिटल गेन आएगा। जैसे पहला है ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर तीसरा हमने पढ़ा था रूरल एग्रीकल्चर लैंड। रूरल एग्रीकल्चर लैंड मतलब ऐसी लैंड जो एग्रीकल्चर है और इंडिया में सिचुएटेड है, सिचुएटेड इन इंडिया में होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई यूएसए में रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको ट्रांसफ़र करने पे क्या होगा, वो कैपिटल असेट्स है, उसको ट्रांसफ़र करने पे कैपिटल गेन आएगा। उसके बाद रूरल एग्रीकल्चर लैंड किसको बोला जाता है, ठीक है, वो बताएगा यहाँ पे। ऐसी क्या कहते हैं, लोकेलिटी जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से कम है, ऐसी। ठीक है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड का मतलब है लैंड सिचुएटेड इन एनी एरिया विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द म्यूनसिपैलिटी एंड कंटोनमेंट बोर्ड हैविंग पॉपुलेशन 10,000। ठीक है, ऐसी म्यूनसिपैलिटी का एरिया जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से कम है, या फिर ऐसी एग्रीकल्चर लैंड जो सिचुएटेड है ऐसे एरिया से 2 किलोमीटर दूर से ज़्यादा सिचुएटेड है जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है, या फिर ऐसे एरिया से 6 किलोमीटर से मोर देन 6 किलोमीटर दूर है जहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख है, या फिर ऐसे एरिया में वो लैंड ऐसे एरिया में सिचुएटेड है जहाँ की पॉपुलेशन क्या है 10 लाख है, लेकिन वो वहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पे है, तो उसको रूरल एग्रीकल्चर लैंड डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद गोल्ड बॉन्ड हमने पढ़ा था। गोल्ड बॉन्ड कौन कौन से, 77 गोल्ड बॉन्ड 77, ये आपको ईयर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, आप गोल्ड बॉन्ड लिख सकते हो सिर्फ। ठीक है, इन तीनों को मिला के गोल्ड बॉन्ड बोल देंगे हम। ठीक है, गोल्ड बॉन्ड पे टैक्स नहीं आएगा। उसके बाद तो ये थी हमारी कैपिटल असेट की डेफिनेशन जो हमने पढ़ ली, और इसको आप यहाँ से भी रेफ़र कर सकते हो। ऐसे ने एक चार्ट के थ्रू समझाया हुआ पूरी डेफिनेशन को। तो हमने कैपिटल असेट्स के बारे में देखा। कैपिटल असेट क्या है, प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो हेल्ड करी हुई है एसएससी ने, चाहे तो वो मूवेबल है, इमूवेबल है, टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, पर्सनल है या बिजनेस पर्पज के लिए यूज़ हो रही है, तो उसको कैपिटल असेट्स मान लेंगे। ठीक है, लेकिन उसने बोला इसमें 4 चीज़ें एक्सक्लूड कर देना। 4 चीज़ें कौन सी एक्सक्लूड करनी है? सबसे पहले एक तो स्टॉक इन ट्रेड कभी भी आपका मूवेबल, स्टॉक इन ट्रेड कभी भी आपका कैपिटल असेट नहीं माना जाएगा। दूसरा, आपकी जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है जो इंडिया में है, इंडिया की रूरल एग्रीकल्चर लैंड को भी कैपिटल असेट नहीं मानेंगे। तीसरा, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स हैं, उनको भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किए हैं या स्पेसिफाई किए हुए हैं, ठीक है, उनको भी हम कैपिटल असेट्स नहीं मानेंगे।
सेक्शन 214 ने ऐसे डिफाइन कर रहेगा। उसके बाद पर्सनल इफेक्ट की जो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, लाइक वियरिंग क्लॉथ्स और फर्नीचर। लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन थे, हमने पढ़ा था। ज्वेलरी, जैसे आपकी ज्वेलरी है, आप उसको सेल करने जाते हो तो उस पर कैपिटल गेन आएगा। उसके बाद ड्राइंग और पेंटिंग है, वो सेल करते हो तो उस पर भी कैपिटल गेन आएगा। उसके बाद आर्कोलॉजिकल कलेक्शन है आपका, मतलब आपने कोई सिक्के वगैरह या किसी भी तरह का कलेक्शन इकट्ठा किया हुआ और आप उसको सेल करने जाते हो तो उससे जो आपको गेन होता है या प्रॉफिट होता है उस पर उसको कैपिटल गेन चार्ज होगा, ठीक है। उसके बाद कोई भी आप वर्क ऑफ आर्ट है उसको भी उसके थ्रू आपने कोई भी इनकम कमाई, उस पर भी आपका कैपिटल गेन आएगा, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, एनी यूनिट लिंक, यूलिप क्या होती है? एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जो मार्केट से, शेयर मार्केट से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो इसमें जो भी ऐसी यूलिप अगर इशू हुई है आपको 1 फरवरी 2021 या उसके बाद, वो क्या होगी आपकी हमेशा कैपिटल असेट्स में आएगी, ठीक है। अगर उसकी वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है तो उसको भी कैपिटल असेट्स मान लिया जाएगा। इसमें ये बोला गया है कोई भी यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी आपको इशू हुई है 1 फरवरी या उसके बाद, 1 फरवरी 2021 या उसके बाद, और उसकी जो प्रीमियम पेबल है वो एक्सीड करता है 2.5 लाख से, तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको भी आप कैपिटल असेट्स मानोगे, ठीक है। और ये वाला पॉइंट्स क्या बोलता है, वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बायर which has invested such security in accordance with the SEBI regulations, FFI इनको बोला जाता है, FFI फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इन्होंने कोई भी सिक्योरिटी हेल्ड किया उनको हमेशा कैपिटल असेट्स ही माना जाएगा, चाहे भले ही उन्हें उनका बिजनेस क्यों ना हो। FFI क्या होते हैं? ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं, ये ऐसे विदेशी इन्वेस्टर्स होते हैं जो इंडिया की शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं भारी मात्रा में पैसा, ठीक है। इनको वहाँ से जो इनकम होगी हमेशा वो कैपिटल गेन हेड में चार्जेबल होगी, भले ही वो उनका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्यों ना हो, ठीक है। तो कैपिटल असेट्स हमने अभी तक, मैंने आपको क्या बताया, चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था हमने। चार्जिंग सेक्शन ने क्या बोला? एनी गेन और प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स शैल बी चार्जेबल टू द टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो हमने कैपिटल गेन की, कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन पढ़ ली। उसके बाद अब हम ट्रांसफ़र की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि ट्रांसफ़र किसको बोला जाएगा। ट्रांसफ़र का मतलब यहाँ पे सेल नहीं लिखा है, ठीक है। सेल मतलब क्या होता है कि मैंने, एक मिनट में इसको मिटा देता हूँ। जैसे कैपिटल गेन, वो हमने कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन पढ़ी, ऐसे ही अब हम देखते हैं ट्रांसफ़र का मतलब क्या है। तो ठीक है, अब हम देखते हैं कैपिटल ट्रांसफ़र की डेफिनेशन क्या है, ट्रांसफ़र किसको माना जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसफ़र के लिए एक बार मैं मिटा लूँ उसको, ठीक है। अब ट्रांसफ़र की डेफिनेशन देखते हैं, आइए। ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में क्या है? ट्रांसफ़र का मतलब है सेल, या तो आपने किसी कैपिटल एसेट को सेल कर दिया, दूसरा है एक्सचेंज कर दिया किसी दूसरे कैपिटल एसेट से, तो भी आपको कैपिटल गेन लगेगा। उसके बाद तीसरा है, आपने क्या किया, आपकी जो प्रॉपर्टी है ना, वो कैपिटल एसेट्स थी, वो कंपलसरी एक्वायर कर ली गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर ली। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कंपलसरी एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? कंपलसरी एक्विजिशन कर लिया। सपोज ये आपका एक घर था, ये आपका घर था दिल्ली में, आपका एक दिल्ली में घर था आपके एरिया में से, और सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम इस एरिया में एक मेट्रो बनाएंगे और यहाँ पे जितने भी घर हैं ना उन सबको हम तोड़ देंगे। तो सरकार ने बोला इन सबको हम तोड़ देंगे, तो लेकिन उन्होंने क्या बोला, आप जितने की आपके घर है, जितने की आपके घर की वैल्यू है, उसके लिए हम आपको कंपनसेशन दे देंगे। सपोज आपका घर था 30 लाख रुपीज़ का, 30 लाख में आज उसको सेल कर सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको कंपलसरी एक्वायर कर लिया, उस जगह को, लोकेशन को, और वहाँ पे घर तोड़ के मेट्रो का रास्ता बना दिया। मेट्रो को
मेट्रो का रास्ता बना दिया, मेट्रो का स्टेशन बना दिया, ठीक है। उसके लिए गवर्नमेंट, आपके घर की वैल्यू थी 30 लाख, अब गवर्नमेंट ने आपको सपोज 27 लाख क्या दे दिया, कंपनसेशन दे दिया। तो अब ये क्या है, इसको भी ट्रांसफ़र माना जाएगा और जो आपको फ़ायदा या नुकसान होगा वो कैपिटल गेन हेड में चार्ज होगा, ठीक है। तो ये हो गया कंपलसरी इक्वेशन। उसके बाद जैसे और ट्रांसफ़र की डेफिनेशन भी मैं आपको पढ़वाता हूँ नीचे। ट्रांसफ़र 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 किधर है, हाँ ये आ गया ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र व्हाट इट मीन्स, सेक्शन 247, सेक्शन 247 डिफाइन करता है ट्रांसफ़र क्या है। सेक्शन 247 कंटेन इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ टर्म्स ट्रांसफ़र। अकॉर्डिंगली ट्रांसफ़र इन रिलेशन टू कैपिटल असेट्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांसफ़र, ठीक है। मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब होता है कि ट्रांसफ़र से आप जो समझते हो वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो नीचे लिखा है ना, इसको ट्रांसफ़र में कंसिडर कर लेना। ट्रांसफ़र का मतलब हो गया एक तो सेल, आपने अपना सपोज घर का एग्जांपल लेके चलते हैं, आपने घर अपना सेल कर दिया तो ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसफ़र हो गया तो कैपिटल गेन आ जाएगा। उसके बाद एक्सचेंज हो गया, सपोज आपने किसी दूसरे पर्सन से अपना घर एक्सचेंज कर लिया तो उस पर भी सेल नहीं हुआ, आपके पास कोई पैसा नहीं आया, लेकिन एक घर के बदले दूसरा घर आ गया, तो उसको भी हम ट्रांसफ़र मान लेंगे और कैपिटल गेन आएगा और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आपने क्या किया, और उसके बाद एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट और रिलिंग्विशमेंट ऑफ एनी असेट। सपोज एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट मतलब क्या होता है, जैसे आपको ना शेयर, आपके पास रिलायंस के शेयर थे, रिलायंस के 3000 शेयर थे और रिलायंस ने क्या बोला, रिलायंस के डायरेक्टर ने बोला, बोर्ड ने बोला क्या कि हम राइट इशू लेके आ रहे हैं, राइट इशू लेके आ रहे हैं जिसकी जो एग्जिस्टिंग शेयर, राइट इशू क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो आपने क्या बोला, मैं ये राइट इशू में चाहे तो वो पैसा उतने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कंपनी और शेयर अलॉट करती है, उसमें थोड़ा कम प्राइस में, मार्केट से कम प्राइस पे, ठीक है। आपने बोला कि मैं ये शेयर्स नहीं खरीदूंगा, लेकिन आप क्या इस राइट को ना सेल भी कर सकते हो किसी थर्ड पर्सन को, जिससे उसको वो कम पैसे में शेयर मिल जाएंगे। तो आपने वो राइट सेल कर दिया, तो उस केस में जो कैपिटल गेन आएगा वो भी आपको ट्रांसफर माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंपलसरी एक्विजिशन हो गया आपकी असेट्स का, ये मैंने बता दिया था आपको ऊपर इसका एग्जांपल। उसके बाद ओनर ऑफ कैपिटल असेट मे कन्वर्ट द सेम इनटू द स्टॉक। देखो कैपिटल असेट को आपने क्या करा, स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफ़र कर दिया। आपके पास फिर से 2 किलो गोल्ड पड़ा था, आपने क्या किया, ज्वेलरी की शॉप खोली और यहाँ पर उसको बिजनेस में लिया है, आपने बिजनेस की एसेट बना दी। अब क्या हुआ, आपने एक्चुअल में गोल्ड सेल तो नहीं किया, अभी आपने बिजनेस में अपने दुकान में लाके रख दिया, तो अब उस पर कैपिटल गेन आ जाएगा। लेकिन कैपिटल गेन कैसा होगा, आपने कन्वर्ट कर दिया उस अपनी पर्सनल असेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में। तो अब जब आपने स्टॉक इन ट्रेड जिस दिन आपने कन्वर्ट किया उस दिन आपको कैपिटल गेन आ जाएगा, ठीक है। सच कन्वर्सन इसको भी ट्रांसफर मान लिया जाएगा और कैपिटल गेन लग जाएगा। उसके बाद रिडम्पशन और मैच्योरिटी ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं, ऐसे डिबेंचर या बॉन्ड जिन पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, ठीक है। मतलब कूपन मतलब होता है इंटरेस्ट रेट, उन पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। जैसे इसकी फेस वैल्यू, एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक बॉन्ड इशू किया किसी कंपनी ने 10,000 रुपये जिसकी वैल्यू है, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है 10,000, लेकिन ये डिस्काउंट बॉन्ड मतलब होता है ज़ीरो कूपन बॉन्ड या डिस्काउंट बॉन्ड, ठीक है। इनको इस पे एक भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको आज आप, लेकिन इसका इशू प्राइस कितना रहेगा, इस पे इंटरेस्ट आपको 0 मिलेगा, लेकिन इसका इशू प्राइस कितना रहेगा, मान लो ये आपको 5,000 रुपये में इशू प्राइस है इसका, लेकिन 5 साल बाद इसको रिडम्पशन किया जाएगा। रिडम्पशन पीरियड है इसका 5 साल। 5 साल बाद इसको 10,000 पे रिडीम कर दिया जाएगा कंपनी के द्वारा, लेकिन इसके 5 साल के अंदर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आज आप 5,000 रुपये दो और 5 साल बाद आपको कंपनी 10,000 रुपये लौटा देगी। तो इसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड, जिसमें आपको इंटरेस्ट तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन इशू प्राइस इनका फेस वैल्यू से काफ़ी कम होता है, जिससे जब आप इनको रिडीम कराते हो तो आपको
फ़ायदा होता है। तो इनका जो रिडम्पशन है ना, इसको भी ट्रांसफ़र माना जाएगा और ये कैपिटल गेन की कैटेगरी में आ जाएंगे, कैपिटल गेन लगेगा। ठीक है, पार्ट सेकंड। अब नेक्स्ट क्या है, हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफ़र की डेफिनेशन और उसमें नेक्स्ट क्या है, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सम टाइम पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज गिवन इन कंसिडरेशन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल में क्या बोला, ए एंटर इनटू एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ हिज हाउस। ए ने एक एग्रीमेंट किया अपने घर को सेल करने के लिए। परचेजर गिव एंटायर सेल कंसिडरेशन टू ए। परचेजर ने सारा सेल कंसिडरेशन ए को दे दिया। ए हैंड ओवर द कंप्लीट राइट ऑफ पोजीशन टू द परचेजर सिंस ही हैज़ रिसीव द एंटायर सेल कंसिडरेशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। अबव ट्रांजेक्शन इज कंसिडर एज अ ट्रांसफ़र। इसको भी हम ट्रांसफ़र मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्टली there are certain type of transaction which have effect of transferring enabling enjoyment of immovable property। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। A person may become member of a cooperative society and company or other association of person which may be a building, house, flat, or when he pay an agreed amount the society etc hand over possession of the house to the person concerned. No conveyance is registered। कोई भी कन्वेंस डीड अभी तक रजिस्टर नहीं है। फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स अवर ट्रांजेक्शन इज ट्रांसफर। ठीक है, उसके बाद एक बारी हम फिर से देखते हैं। हमने ट्रांसफ़र की डेफिनेशन पढ़ी। ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में क्या है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। सबसे पहले सेक्शन 2 क्लॉज 47 इसको डिफाइन करता है। ट्रांसफ़र का मतलब है कैपिटल, जो आप समझते हो वो तो ठीक है, उसके अलावा इन चीज़ों को और इंक्लूड कर लेना है इसमें। कौन सा, सेल, एक्सचेंज कर दिया आपने, रिलिंग्विश कर दिया किसी एसेट्स को आपने एज ए फ्री गिफ्ट दे दिया। ठीक है, फ्री गिफ्ट मतलब रिलिंग्विश मतलब आपने उसमें अपना राइट छोड़ दिया। उसके बाद एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट, कंपलसरी एक्विजिशन हो गया आपकी एसेट का। आपने भले ही सेल नहीं किया, आपको जब सरकार से जो पैसा मुआवजा मिलेगा वो टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन हेड में। उसके बाद किसी भी ओनर ने क्या किया कि अपनी कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे ज्वेलरी को वो अपने बिजनेस में एज ए इन्वेंट्री उसने यूज़ कर लिया और जिस दिन उसने कन्वर्ट कर दिया तो वहाँ पे कैपिटल गेन लग जाएगा। उसके बाद आपने किसी कंपनी के जीरो कूपन बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया था जिसका रिडम्पशन आ गया, उस रिडम्पशन को भी हम क्या मानेंगे, ट्रांसफ़र मान लेंगे और उस पर कैपिटल गेन आएगा। उसके बाद पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा हमने। लास्ट देखा हमने ये वाला कोऑपरेटिव हाउस प्रॉपर्टी और कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी को एक पर्सन ने क्या किया, अपना कोई हाउस दिया। ठीक है, और इसने क्या किया, एग्री कर दिया, बिना कन्वेंस डीड किए पोजीशन हैंड ओवर कर दिया। तो उसको भी हम क्या मान लेंगे, ट्रांसफर मान लेंगे। पोजीशन होना ज़रूरी नहीं है। तो अभी तक हमने क्या चीज़ें पढ़ी कैपिटल गेन में। हमने पढ़ा सबसे पहले कैपिटल गेन है क्या। कैपिटल गेन हमने पढ़ा, कैपिटल गेन में कोई भी ऐसा प्रॉफिट और गेन होता है, आपको कोई भी ऐसा प्रॉफिट और गेन होता है जो कैसे होता है, आपको ट्रांसफ़र करने से होगा, कैपिटल एसेट के ट्रांसफ़र करने से होता है। तो ठीक है, वो कैपिटल गेन हेड में चार्ज होगा टैक्सेबल। तो ठीक है, अब हमने दो चीज़ें पढ़ ली, कैपिटल एसेट्स क्या है और ट्रांसफ़र क्या है। तो मतलब कैपिटल एसेट जो है उसी पे टैक्स लगेगा और जब उस एसेट का ट्रांसफ़र है तभी दो कंडीशन ज़रूर सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक तो कैपिटल एसेट होना चाहिए और दूसरा उसका ट्रांसफ़र होना चाहिए। ये दो कंडीशन जब साथ में होंगी तो हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कैपिटल गेन के कितने टाइप्स हैं। कैपिटल गेन, टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन, टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन्स। पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उसके बाद है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसको बोला जाता है STCG, शॉर्ट में इसको STCG बोला जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और इसको LTCG बोला जाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो दो टाइप के हमारे कैपिटल गेन आते हैं सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे निकलता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकलता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो हमेशा आएगा आपको ट्रांसफ़र करने से आएगा। किस चीज़ को ट्रांसफ़र करोगे आप, जब भी आप ट्रांसफ़र करोगे शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स को, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट को ट्रांसफ़र करोगे तो जो गेन आएगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। और जब भी आप ट्रांसफ़र करोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स को, तो जो आपका गेन आएगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। अब ये बात आती है, क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स क्या होती है और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स क्या होती है।
तो इसके लिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं ये कैसे निकलता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स कैसे डिफाइन होता है। तो इसके लिए हम शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। कोई भी देखो यहाँ पे 3 चीज़ें लिखूँगा मैं। एक तो लिस्टेड सिक्योरिटीज़, दूसरा है आपका अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ में, और या फिर यूनिट। एक मिनट फिर से लिखता हूँ। पहला इसमें आएगा लिस्टेड शेयर्स और सिक्योरिटीज़, उसके बाद यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है। और नेक्स्ट में आएगा इसमें यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स। लिस्टेड शेयर्स क्या होते हैं, ऐसी कंपनी के शेयर्स जो लिस्टेड हैं एनएससी बीएससी एनएससी पे लिस्टेड है, ठीक है। जिनका प्राइस आप क्या कर सकते हो, कभी भी एनएससी बीएससी पे जाके चेक कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल रिलायंस है, टीसीएस है, इनका आप आज का शेयर का प्राइस देख सकते हो कि आज का शेयर का प्राइस इनका कितना चल रहा है। तो ये क्या होगी, लिस्टेड शेयर्स हैं, मतलब स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होनी चाहिए वो कंपनी, तो उनको लिस्टेड शेयर बोला जाता है। उसके बाद बिजनेस ट्रस्ट हैं, कुछ जो बिजनेस ट्रस्ट हैं इंडिया में, कुछ उनकी जो यूनिट्स हैं वो यूनिट्स इशू करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। जो यूनिट्स हैं उन पे भी अगर उनको भी दूसरा केस उनको इंक्लूड करता है। और तीसरा बोलता है यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स। इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं कुछ ऐसे जो इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं, इन्वेस्टर से पैसा लेके शेयर मार्केट में लगाते हैं, शेयर मार्केट में इक्विटी में पैसा लगाते हैं, तो उनको बोला जाता है इक्विटी ओरिएंटेड फंड। ये इक्विटी में पैसा लगाते हैं, तो इनकी भी आपके पास यूनिट्स है। और बदले में क्या करते हैं, ये इन्वेस्टर क्या करता है, इनको पैसा देता है, फंड देता है, और ये उसको बदले में यूनिट्स इशू करते हैं। तो जो यूनिट्स होंगी उनको, वो भी आपकी कैपिटल असेट्स हैं, ठीक है। तो इसमें आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना है। अगर इनको एसएससी ने जब खरीदा था, पीरियड ऑफ होल्डिंग है इसका मतलब है, ठीक है, पीरियड ऑफ होल्डिंग, डेट ऑफ जब उसने खरीदा, उसने अगर लेस देन 1 ईयर में सेल कर दिया, ठीक है, लेस देन 1 ईयर में सेल कर दिया, तो क्या होगा, यस, तो ये क्या हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट होगी आपकी। मोर देन किया, नो, ठीक है, मतलब नो, यानी कि 1 साल से ज़्यादा उन्होंने उसको अपने पास रखा, उसके बाद सेल किया, मतलब डेट ऑफ सेल और डेट ऑफ परचेस के बीच में जो गैप है ना, टाइम गैप है, वो 1 साल से ज़्यादा है, तो उस केस में इनको लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बोला जाएगा। ऐसी दूसरा केस आता है अनलिस्टेड शेयर्स हैं, आपके पास अनलिस्टेड शेयर्स हैं या इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इन दोनों के केस में अगर आपने जो पीरियड ऑफ होल्डिंग था आपका 2 ईयर्स से लेस देन था, ठीक है, या मोर देन था, ठीक है, लेस देन था तो कितना है, तो ये होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स। उसके बाद मोर देन था, मतलब लेस देन नहीं था, यानी कि ज़्यादा था, तो उसमें इनको बोला जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। और जो इन पे गेन आएगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, और जो इस पे गेन आएगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा केस आता है आपका एनी अदर कैपिटल असेट, ठीक है। इन 5 असेट्स को छोड़ के कोई भी असेट्स है, फॉर एग्जांपल ज्वेलरी है, पेंटिंग है, अगर आपने इनको लेस
लेस देन 3 ईयर में बेच दिया, पीरियड ऑफ होल्डिंग जो था आपका लेस देन 3 ईयर था या नो था, ठीक है, था या नहीं था, था तो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स, नहीं था तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स, ठीक है। पीरियड ऑफ होल्डिंग, अब पीरियड ऑफ होल्डिंग मतलब होता है आपने असेट्स को परचेज कब किया था, डेट ऑफ परचेज मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन टू डेट ऑफ सेल, जिस दिन आपने असेट्स को परचेज किया था और जिस दिन आपने असेट को सेल किया था। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक कंपनी के रिलायंस के शेयर खरीदे, मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे 1 जनवरी 2023 को और मैंने ये शेयर्स बेच दिए 14 Feb 2024 को। तो ये क्या हुआ, मैंने 1 साल से ज़्यादा इसको हेल्ड किया हुआ है, 1 साल बाद बेचा है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट हो गया। अब जो इस पर जो गेन आएगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। उसके बाद अगर मान लो मैंने इसको 14 Feb को ही बेचा होता लेकिन 2023 में बेच देता, तो मैंने सिर्फ इनको कितना रखा, 2-2.5 महीना रखा, 1.5 महीने में मैंने इनको सेल कर दिया, तो इस पर जो गेन आएगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, ठीक है, ये मेरी शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट होगी। ऐसे ही इन केसों में होगा, ठीक है। अब उसके बाद ये भी हम बुक से एक बार पढ़ लेते हैं, बुक में ये कहाँ पर लिखा है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ ये रहा, ठीक है। पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीरियड ऑफ होल्डिंग मतलब होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट माना जाएगा इफ हेल्ड फॉर 12 महीने तक, मतलब 12 महीने या 12 महीने से कम तक आपने किसको हेल्ड किया है, एनी सिक्योरिटी अदर देन यूनिट, ठीक है, एनी सिक्योरिटी अदर देन यूनिट लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज अदर देन मार्केट लिंक डिबेंचर, ठीक है, और यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, यानी कि इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। उसके बाद यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड यहाँ पे आ गया। उसके बाद जीरो कूपन बॉन्ड, अगर इनको आपने 12 महीने से ज़्यादा रखा तो ये आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट मानी जाएगी, और 12 महीने तक या 12 महीने से कम रखा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट मानी जाएगी। उसके बाद अनलिस्टेड शेयर्स है, मतलब किसी आपके पास किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर हैं या फिर किसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के शेयर्स आपने हेल्ड किए हुए हैं, तो उस केस में आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना चेक करना है, 24 महीने का। अगर 24 महीने तक या 24 महीने से कम रखा हुआ है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स, और 24 महीने या 24 महीने से ज़्यादा रखा हुआ है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स मानी जाएगी उसको। लैंड और बिल्डिंग और बोथ, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको हम, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद अनलिस्टेड शेयर्स अदर देन शेयर, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स और एनी अदर कैपिटल असेट्स, कोई भी कैपिटल असेट जो भी बच गई उनमें हम पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ का लेके चलेंगे, यानी कि आपने किसी असेट्स को 3 साल से ज़्यादा, 3 साल तक या 3 साल से कम रखा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स हो जाएगी आपकी, और 3 साल से ज़्यादा रखा है तो आपकी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स हो जाएगी, ठीक है। अभी पीरियड ऑफ होल्डिंग आप चेक कहाँ से करते हो, जब भी आपने असेट्स को पहली बार अपने हाथ में मतलब हेल्ड किया था, फर्स्टली हेल्ड किया था, और डेट ऑफ ट्रांसफ़र तक के जो पीरियड का होता है उसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग। जैसे ये है, ये आपका अपने डेट ऑफ एक्विजिशन, आपने एक घर खरीदा 1 जनवरी 2002 में और आपने उसको सेल कर दिया 31/12/2023 में, तो ये जो पीरियड है ना, इस पीरियड को हम बोलेंगे पीरियड ऑफ होल्डिंग। इसी के बेस पे आपका डिसाइड होगा कि असेट कैपिटल गेन है या असेट शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है या आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, और उसी बेस में हम आगे उसका टैक्स निकालेंगे। तो ये क्या, ये शॉर्ट टर्म और 2 तरह के कैपिटल गेन का मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है आपका उस पर जो टैक्स की रेट है वो अलग है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है उस पर टैक्स की रेट है वो अलग है, तो इसलिए हमें अलग अलग टैक्स कंप्यूट करना पड़ता है। अब उसके बाद हम देखते हैं हमारा गेन निकलता कैसे, कैपिटल गेन हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो इसमें हम सबसे पहले लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, जो भी आपको असेट को ट्रांसफ़र करने से कंसीडरेशन मिला, इसको या तो हम सेल प्राइस भी बोलते हैं, सेल प्राइस, सेल कंसीडरेशन, ये ले लेना है आपको। उसके बाद इसमें से माइनस करना है ट्रांसफ़र एक्सपेंस। ट्रांसफ़र एक्सपेंस, मान लो आपने घर सेल किया तो उसके बीच में आपने कुछ कमीशन दिया किसी को, तो वो आपको सेल प्राइस में से माइनस कर देना है।
लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आगे आएगी, ध्यान रखना कि एसटीटी कभी भी हमारा सेल ट्रांसफ़र एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। उसके बाद जो ये वैल्यू आती है, सपोज आपने घर बेचा 20 लाख का, 2 लाख आपने कमीशन दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, नेट कंसिडरेशन जो है आपको कितने पैसे मिले, 18 लाख मिले। तो ये आता है नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, 20 लाख में बेच दिया आपने। इसको मैं एक एग्जांपल से ले लेता हूँ ना, पूरा एक एग्जांपल ऊपर ले लेते हैं हम। ठीक है, आपने घर खरीदा था 2023 में 20 लाख रुपए के लिए। ठीक है, और आपने घर को सेल, डेट ऑफ सेल ले लेते हैं, आपने 2024 में उसको बेच दिया, 2024 में आपने घर बेच दिया 25 लाख में। ठीक है, अब इस केस में कैपिटल गेन कैसे लिख लेगा, और आपने कमीशन पे कर दिया, कमीशन लिख दो, कमीशन आपने 2 लाख पे कर दी। ठीक है, अब उस केस में, और हाँ, और आपने ना बीच में सेल करने से पहले ना आपने घर को कंस्ट्रक्शन, मतलब घर 1 मंजिल था, तो आपने, ये घर 1 मंजिल था तो आपने इस पे 1 मंजिल और घर बनवा दिया। ठीक है, ये 2 मंजिल कर दिया आपने, तो उसमें कंस्ट्रक्शन का आपका जो खर्चा आया वो कितना था, वो आपने सपोज करो 50,000 रुपये लगा दिए कंस्ट्रक्शन करने में। तो अब देखते हैं हम कैसे होगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से लेस करने मिलेंगे कुछ चीज़ें। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो इतने में आपने एसेट खरीदा था, आपने घर कितने में खरीदा था, 20 लाख में सेल कर दिया आपने, सॉरी हमने यहाँ पर 25 लिया ना ऊपर। ठीक है, हमने क्या लिया, हमने 25 लाख में घर बेच दिया, जो हमने पहले 20 लाख का खरीदा था, तो हमारा नेट कंसिडरेशन 23 लाख आ गया, 2 लाख का कमीशन लगा के। उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने 2023 में खरीदा था, कब, कितने में खरीदा, 20 लाख में खरीदा था हमने। ठीक है, 20 लाख में वो घर खरीदा था हमने। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, बोला जाता है इसको। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इसको इम्प्रूव मतलब हमने इस पर कुछ खर्चा किया जिससे इसकी वैल्यू बढ़ी, तो वो खर्चा हमने 50,000 किया था। तो अब जो आएगा ना, ये हमारा कैपिटल गेन आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि हमारी पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना था, तो यहाँ से पता चला हमें कि हमने लेस देन 2 ईयर्स हेल्ड किया इस असेट्स को। ठीक है, लेस देन 2 ईयर हेल्ड किया इस घर को, तो इस पर जो गेन आएगा, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स है हमारी, तो इसलिए जो अब आपका कैपिटल गेन आएगा वो भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, अब ये आपकी नेट कंसिडरेशन आ गया, इसमें से माइनस कर देना है, ये माइनस कर देना है। उसके बाद जो आपका 23, ठीक है, 23 लाख माइनस 20 लाख, 20.5 लाख। ठीक है, 23 लाख में से अब 2.5 लाख का आपका गेन आ गया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, 2.5 लाख रुपए का आपका कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया, जिस पे आप टैक्स लगेगा। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होता है उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब कैलकुलेशन देख लेते हैं हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने, ठीक है, आपने क्या किया था, आपके पास ना ज्वेलरी थी, आपके पास ज्वेलरी छोड़ो, आपके पास गोल्ड था, आपके पास गोल्ड था, 1 kg गोल्ड था आपके पास, आपके पास 1 kg गोल्ड था। ठीक है, जो आपने 2000 नहीं 2004 में ख़रीदा था। आपके पास 1 किलो सोना था, जो आपने 2004 में कितने का ख़रीदा था, 5 लाख रुपीज़ का ख़रीदा था। आज आपने उसको सेल कर दिया 2024, यानी कि 20 साल बाद आप क्या कर रहे हो, उसको सेल कर दे रहे हो 50 लाख में। 5 लाख का आपने सोना खरीदा 2004 में, और 2024 में आपने उसको 50 लाख में सेल कर दिया। और उसमें जो आपके सेल करने के जो कमीशन लगा, कमीशन एक्सपेंस आया, वो भी लिख लेते हैं। कमीशन लग गया, मान लो 5 लाख, 5 लाख ज़्यादा हो गया, 1 लाख मान लो, 1 लाख का कमीशन लग गया आपका। अब इसमें आपको कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा,
तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का एक फॉर्मेट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा, क्योंकि सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है, 2004 से लेकर 2024, यानी कि 20 साल का पीरियड ऑफ होल्डिंग है, तो मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सबसे पहले लेनी है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन या फिर सेल प्राइस, ठीक है। ये हमने लिया 50 लाख, उसमें से आपको माइनस करने हैं ट्रांसफ़र एक्सपेंस, जो आपने कमीशन पे किया 1 लाख रुपए, 49 लाख, ये आपका आ गया नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन या फिर सेल प्राइस, या फिर नेट सेल प्राइस आपका। अब इसमें से आपको क्या माइनस करना है, ये यहाँ पे ध्यान देना, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और यहाँ पे ही माइनस करना पड़ेगा दूसरा, इम्प्रूवमेंट नहीं होगा क्योंकि आपने सोना खरीदा है, उसमें कोई आप इम्प्रूवमेंट नहीं करवाया तो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर इम्प्रूवमेंट होता है, अगर हमारे एग्जांपल में नहीं है, अगर होता है इन केस, अगर प्रॉपर्टी है तो उस केस में हो सकता है, ठीक है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। इंडेक्स कॉस्ट, इसका मतलब, इंडेक्स मतलब क्या है, इंडेक्स का मतलब है जो आपने सोना खरीदा था 5 लाख का, उसको हम इंडेक्स कर देंगे, मतलब बढ़ा देंगे, कितने से, उस 5 लाख को हम बढ़ा देंगे इन्फ्लेशन की रेट से। इन्फ्लेशन मतलब क्योंकि 2004 में जो महंगाई थी 2024 में वो बढ़ चुकी है, तो उसी रेट से हम अपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेंगे, मतलब उस 5 लाख की वैल्यू हम उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देंगे। तो ये 5 लाख को आपको यहाँ पे 5 लाख लेनी है, ठीक है। 5 लाख इनटू में कॉस्ट ऑफ इंडेक्स लेना है आपको, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स लेना है जिस ईयर में आपने ट्रांसफ़र किया, और इंडेक्स यहाँ पे लेना है किस ईयर का, यहाँ पे आपने इसको एक्वायर किया था, तो उससे एडजस्ट हो जाएगा। अब 2004 का इंडेक्स, अब इंडेक्स क्या चीज़ है, ये सरकार ने नोटिफाई किए हुए हैं। इंडेक्स किधर है, हाँ, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडिकेट द फाइनेंशियल ईयर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी कि CBDT ने ये डिफाइन किए हुए हैं, मतलब इनको डिफाइन किया हुआ है कि कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको क्या इंडेक्स लेना है। जैसे इसका मतलब क्या है, 2001 में जो चीज़ 100 रुपये में आ रही थी ना, 2002 और 3 में वो 105 रुपये, मतलब 5 रुपये महंगी हो गई। 2003 और 4 में वो 109 रुपये हो गई, यानी कि 9 रुपये महंगी हो गई। ऐसे ही करते करते 2004 में वो चीज़ 348 की हो गई। जो आप चीज़ 2001 में 100 रुपये में खरीद सकते थे, आज वो उसकी कीमत 348 रुपये हो गई, महंगाई के चलते, ठीक है। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, ईयर ऑफ ट्रांसफ़र, अब हमने 2024 में अपने गोल्ड को ट्रांसफ़र किया है 50 लाख में, तो इसका 348 रुपये इंडेक्स है, और हमने ख़रीदा कब था, 2004 में, ठीक है। 113 रुपये की जब इसकी इंडेक्स था, तो अब हम फिर से 113 और 348 को लेके अपना कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल गेन किधर गया, हाँ, ठीक है। अब 5 लाख को आपको क्या करना है, एक बार मैं इसको नीचे कर देता हूँ, ठीक है। अब 5 लाख को एडजस्ट करना होगा हमें इन्फ्लेशन से। 5 लाख इंटू में 348, 2024 का जो इंडेक्स है, ठीक है। ये 2024 का इंडेक्स है, और 113 2004 का इंडेक्स है। अब ये जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको 49 लाख में से आपको हटाना है। एक बार हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कितना। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी 15,40,000 के आसपास आएगी, ठीक है, अप्रोक्स। अब उस पर मान लो आपने, ये ज्वेलरी नहीं थी, कुछ और था, कोई और एसेट था जिस पे आपने कुछ इम्प्रूवमेंट का भी खर्चा किया था, वो इम्प्रूवमेंट का खर्चा आप ले लो 1 लाख था,
या वो भी 5 लाख ले लेते हैं हम, वो भी 5 लाख था और सेम ही ईयर में हमने खरीदती उसको कर दिया था इम्प्रूव। तो इसमें क्या रहेगा, अपने जिस ईयर में उसको इम्प्रूव किया तो हमने इम्प्रूव भी इसी ईयर में कर दिया था उसको, तो यहाँ पे 113 आ जाएगा और उसके बाद जिस ईयर में हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं 348, तो ये भी कितना आ जाएगा 15.40। अब ये जो आपका आएगा ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, ये कितना आएगा एक बार देखें, 49 लाख माइनस 15.40, 49 लाख माइनस 15.40 और 15.40 कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ये 18,20,000, 18,20,000 का क्या हुआ आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। तो ये हम सीख गए कि कैपिटल गेन कैसे निकलता है। सबसे अब एक बार हम क्विक रिकैप करते हैं इसका, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब था कि जो भी आपको प्रॉफिट या गेन होता है कैपिटल असेट के ट्रांसफ़र करने से, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा कैपिटल गेन हेड में। उसके साथ हमने देखी क्या ट्रांसफ़र की डेफिनेशन क्या है और कैपिटल असेट की डेफिनेशन क्या है। तो कैपिटल असेट्स में हमने पढ़ा कि हर प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, बिजनेस पर्पज़ के लिए रखी हो, पर्सनल पर्पज़ के लिए रखी हो, वो क्या होगी हमारी कैपिटल असेट्स मानी जाएगी। लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन थे, जिसमें हमने सबसे पढ़ा स्टॉक इन ट्रेड को कभी भी हम कैपिटल असेट नहीं मानेंगे। उसके बाद हमने देखा ज़ीरो कूपन बॉन्ड, वो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड को भी हम कभी भी कैपिटल असेट नहीं मानेंगे। रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो इंडिया में सिचुएटेड है उसको भी कैपिटल असेट नहीं मानेंगे। उसके बाद हमने देखा पर्सनल इफेक्ट की चीज़ें थे, जैसे वेयरिंग अपीयरेंस एंड फर्नीचर्स, उसको भी हम कैपिटल असेट नहीं मानेंगे, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन थी, जैसे ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट्स को हम क्या करेंगे, इनको हम कैपिटल असेट्स मान लेंगे। उसके साथ ही हमने देखा कि जो आपको यूलिप यानी कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी इशू हुई है 1 फरवरी 2021 के बाद, और उसका प्रीमियम जो है 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो हम उसको भी कैपिटल असेट्स मान लेंगे। और FFI जो भी सिक्योरिटी हेल्ड करते हैं, तो उन सेवी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उनको हमेशा कैपिटल असेट्स माना जाएगा। और कैपिटल गेन हेड में टैक्स लगेगा उन पे। उसके बाद हमने देखा ट्रांसफ़र की डेफिनेशन क्या है। ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में हमने देखा ट्रांसफ़र का मतलब है सेल, एक्सचेंज, रिलिंग्विशमेंट और एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट। उसके बाद कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ असेट बाय गवर्नमेंट और अथॉरिटी। और उसके बाद हमने देखा ट्रांसफ़र के बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ कैपिटल असेट्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ कैपिटल असेट्स हमने देखे कैसे डिफाइन के 2 टाइप्स के कैपिटल असेट्स होते हैं। सबसे पहले 2 तरह के कैपिटल असेट्स होते हैं और 2 ही तरह के कैपिटल गेन होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिसाइड कैसे होता है, ये पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेसिस पर डिसाइड होता है। पीरियड ऑफ होल्डिंग का मतलब है जिस दिन आपने असेट्स को खरीदा और जिस दिन आपने असेट्स को सोल्ड किया, उस पीरियड को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो सबसे पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करना है हमें कि कितना है पीरियड ऑफ होल्डिंग। अगर सबसे पहले लिस्टेड शेयर्स और यूनिट बिजनेस ट्रस्ट की, या फिर ज़ीरो कूपन बॉन्ड, और क्या था इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। अगर आपने 12 महीने मतलब 1 साल या 1 साल से कम रखा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स, 1 साल से ज़्यादा रखा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। अनलिस्टेड शेयर्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि लैंड, बिल्डिंग और बोथ, आपने 2 साल से ज़्यादा रखा तो लॉन्ग टर्म, 2 साल या उससे कम रखा तो शॉर्ट टर्म। उसके बाद कोई भी अदर असेट जो आपने 3 साल से ज़्यादा रखी तो लॉन्ग टर्म, 3 साल या 3 साल से कम रखी तो शॉर्ट टर्म। उसके बाद हमने देखा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होता है। सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हमने देखा पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करेंगे असेट का, कितने साल तक हमने उस असेट को रखा, असेट की कैटेगरी के हिसाब से पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करेंगे कितने साल कितने पीरियड हमने उसको हेल्ड किया। और फिर उसके बाद हम जो सेल प्राइस आया उसमें से माइनस करेंगे ट्रांसफ़र के एक्सपेंस जो हमने लगाया। उसके बाद जो आएगी हमारी वो नेट कंसिडरेशन आ जाएगा। नेट कंसिडरेशन मतलब नेट सेल प्राइस, उसमें से हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने में हमने उसको खरीदा था असेट्स को वो माइनस करेंगे। उसके बाद अगर हमने उस पर कुछ इंप्रूवमेंट करवाया था तो वो माइनस करेंगे। जो बाद में नेट अमाउंट आएगा वो हमारा होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में क्या होगा, सेम ये रहेगा, लेकिन नीचे जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है उसको हम इंडेक्स कर देंगे इन्फ्लेशन की रेट से, और फिर जो अमाउंट आएगा उसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो यहाँ तक हमारा कैपिटल गेन का रिवीजन ख़त्म होता है। इसके आगे हम अगले
पार्ट में कंप्लीट